दानिश अली का अमरोहा में जबरदस्त विरोध, गाड़ी पर चढ़कर लोगों ने किया हंगामा। शराब घोटाले में सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। कांग्रेस के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी, कांग्रेस ने अब तक घोषित किए उम्मीदवार। सीएम योगी ने कहा, हम राम को लाते नहीं हैं बल्कि राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। टीएमसी नेता के घर पर जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम पर हमला, भूपति नगर ब्लास्ट केस में भेजा था समन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली से मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो हुक्मरान दिल्ली में बैठे हुए हैं वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि 400 पर ही हार का सामना करेगी। इसके साथ ही अखिलेश ने भाजपा को ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया है। उन्होंने इशारों में कहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो ज्यादा दिन तक रुकने वाले नहीं हैं। अखिलेश ने कहा कि दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप 400 पार जा रहे हैं तो आपको आम आदमी पार्टी के नेता से डर क्यों है। उन्होंने 2 राज्यों के सीएम को जेल में डाल दिया है। अगर इन्हें 400 के लिए ईडी सीबीआई को आगे लाना पड़ रहा है तब ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने भाजपा को ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी करार देते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की थू थू हो रही है। यादव ने कहा कि संवाददाताओं से अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो ब्रह्मांड में इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भाजपा ने बोला है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से भाजपा की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। ये तो साबित हो गया है कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं। विपक्ष के सब लोगों पर आरोप है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश को लूट रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी? मैं सबसे पहले इस महान रैली के लिए, लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए आप पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनके सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद दूंगा मैं, कि जिन्होंने अपने पार्टी की तरफ से मुझे बुलाने का और यहां आने का मौका दिया है। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया,
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं, जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता किशोर यादव जी। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका तो इंडिया वॉच में। जी आपका भी। किशोर जी, अखिलेश यादव ने बीजेपी को सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी बता दिया और कह रहे हैं कि 400 पार नहीं, 400 पर हार मिलेगी अब की बार। नेहा जी, ये माननीय अखिलेश यादव जी का चुनाव नहीं है, यह देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का चुनाव होता तो इसकी बात कुछ समझ में आती। देखो, भाजपा की प्रचंड जीत से इन लोगों का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये लोग उलझुल बात करते हैं। हर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये गिरफ्तारी हो। अरे भाई, न्यायालय अपना काम करेगा। हर संस्था, भारतीय संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत जो संविधान बनाए गए हैं, उसी के तहत वो संस्थाएं अपनी काम कर रही हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि राजनीतिक रूप देकर उनको बचा लिया जाए, उनके भ्रष्टाचार को छिपा लिया जाए। तो कतई नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था कि हिंदुस्तान का कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। लड़ाई भी यही हो रही राष्ट्रीय स्तर पर, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रवाद लेके चल रहे हैं, ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद लेके चल रहे हैं। तो इसलिए जब राष्ट्रवादी लोगों पे आ रहे, राष्ट्रवाद का एक नारा चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान 140 करोड़ जनता जो है वो राष्ट्रवाद के नाम पर आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने जा रही है, तो इन लोगों का बौखलाहट होना स्वाभाविक है। और इनके बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी का कहीं कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, अपने नेता के दम पर आज 400 पार का जो नारा दिया है, हम उससे जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लगाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 400 पार हम सम्मान बचाने के, हम सम्मान करने के लिए 400 पार का टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित रूप से 4 जून को हम 400 पार करके भारतीय जनता पार्टी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से उस गति पर बैठाने का
संकल्प लेके चल रही है, हम उसी के तहत हम उन क्षेत्रों में चल रहे हैं। जी बाकी ये लोग क्या बोल रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अन्य उन संस्थाओं से कोई लेना देना है। वो संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको सजा होगी, जेल जाएगा। जो नहीं होगा, देखिए आप देख ही रही हैं कि कोर्ट के अंदर अगर मोदी जी के कहते कि ईडी है तो ईडी बता दीजिए संजय सिंह ने क्यों कहा ईडी में कि भाई हम इनके दल का विरोध नहीं करते। ये तमाम चीजें ऐसी है जो इन लोगों को खुदे बता रही है कि आप लोग बेवजह की वार्ता कर रहे हैं। आप न्यायालय में आपके वकील बहस कर रहे हैं, उनके पास विश्वास रखिए। न्यायालय पे भारत के संविधान पे विश्वास रखिए। और भारत का संविधान निश्चित रूप से सबके लिए बराबर है। अगर कर नहीं तो डर किस बात का। हम कहना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इनके बयानों से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। हम अब की बात 400 पार के नारे के साथ इस मैदान में उतरे हैं। और देखिए 2024 4 जून को हम 400 पार होकर दिखाएंगे। जी जी किशोर जी, अगर इनका कहना है कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि अब की बार 400 पार, तो ये फिर दूसरी पार्टी के नेताओं से क्यों डर रहे हैं? ये क्यों चुनाव से पहले 2 राज्यों के सीएम को जेल में डाल रहे हैं? देखिए, ये तो उन लोगों का भय है। भारतीय जनता पार्टी का तो पन्ना प्रमुख नहीं भय ग्रस्त है। हमारे पन्ने के दम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम संगठन के रूप पे। इन लोगों के पास कोई ना संगठन है ना कोई है, और ये लोग केवल मंचों पे है। हम जमीनी स्तर पे है। स्नेहा जी, पन्ना प्रमुख सोच लीजिए कि अगर 30 घर का एक पन्ना है तो उसमें भी हमारा एक अध्यक्ष है, एक कारणी हमारी काम कर रही है। हम उस स्तर पे हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, हम कितना गिनाए, इतने संगठन हमारे पास है। किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, भाजपा का मेन संगठन। यही वोट अगर मिल जाए तो भाजपा 400 सीट जीत जाएगी। हमारे पास वो लोग हैं, हमारे पास उतनी क्षमता है और हमारे पास उतनी संगठन है। ये लोग हवा में बात करते हैं, हवा में लड़ते हैं, और हवा में चुनाव नहीं होता। चुनाव धरातल पे होता है, कार्यकर्ताओं के दम पे होता है और संगठन के दम पे होता है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी संगठन की बात है। ये कहना चाहते हैं। जी धन्यवाद किशोर जी। दम पे हम 400 सीट 400 पार लगाएंगे। धन्यवाद किशोर जी इस खबर पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। एक अधिकारी घायल। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष एजेंसी एनआईए की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। एनआईए ने बताया कि इस हमले में एजेंसी का एक अधिकारी घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम शनिवार सुबह यहां पे तृणमूल कांग्रेस के नए नेता के घर पर वर्ष 2022 में बम धमाकों की जांच के लिए पहुंची थी। इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई और सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने दिसंबर 2022 विस्फोट में संबंधित पूछताछ के लिए भूपति नगर निवासी बलाई मैती से माइक्रोबोट जाना सहित टीएमसी के कुछ स्थानीय नेताओं को समन दिया था, लेकिन इस लोगों ने समन को नजरअंदाज कर दिया और इस पर एनआईए की टीम शनिवार सुबह भूपति नगर पहुंची। उन्हें हिरासत में ले लिया। जब वो वाहन में बैठकर वापस जा रहे थे तो ग्रामीणों के एक समूह ने वाहन को रोका और दोनों को छोड़ने की मांग करी, लेकिन एनआईए के अधिकारियों द्वारा उन्हें छोड़ने के इनकार करने पर 100 से अधिक लोगों के समूह ने वाहनों पर हमला कर दिया और उन्हें शीशे तोड़ दिए। इस हमले में एनआईए के 2 अधिकारियों को कथित तौर पर मामूली चोटें भी आई हैं। हालांकि वो मौके से निकलने और स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचने में कामयाब रहे थे। आपको बता दें कि पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर में 3 दिसंबर 2022 को नए विस्फोट में छपरापोश ध्वस्त हो गया था और जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। एनआईए इस विस्फोट के सिलसिले में पूछताछ के लिए पहले महीने में तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं को तलब भी किया था। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 8 को अपने अधिकारियों के लिए सामने पेश होने के लिए कहा, क्योंकि वो पहले के समन में शामिल नहीं हुए थे, जिन्हें 28 मार्च को यहां के पास न्यू टाउन में एनआईए कार्यालय के दौरान करने के निर्देश दिए गए थे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में इस साल केंद्रीय जांच दल पर हमले की ये दूसरी वारदात है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों की एक टीम को संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने गई थी, तब वहां उन पर हमला कर दिया गया था। शाहजहां के राज्य पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के करीबी बताए जाते हैं, जो करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाला मामले में जेल में बंद है। ईडी के टीम के साथ केंद्रीय बल के जवानों पर भी हमला किया और इस मामले में ईडी के 3 अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। मुलाकात के बाद ओवैसी को धमकियां मिली हैं। इस हफ्ते शुरुआत में राजनेता मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिल गई है। उन्होंने भारत चुनाव आयोग से इस मामले में धमकी भरे सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी करने का आग्रह किया था। एक्स पर एक वीडियो में एआईएमआईएम अध्यक्ष ने उन्हें धमकी देने वाली बुरी ताकतों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि इतनी आसानी से दूर नहीं जाने वाली। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के बाद ओवैसी ने धमकी देने और जान से मारने की शिकायत दर्ज करी है, जिस पर ओवैसी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा, अगर तुम्हारे पिता भी आएंगे तो मैं उनसे लड़ूंगा। पत्रकारों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में जो माहौल बना हुआ है वो उन्हें धमकी भरे पोस्ट ऐसी बात कहने की ताकत दे रहा है। हम तब तक जीवित रहेंगे जब तक ये किस्मत में लिखा हुआ है और कोई भी यहाँ हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। जो खुलेआम ऐसी धमकियां दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग उन पर नजर रखेगा और देखेगा। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर कोई एआईएमआईएम अध्यक्ष से डरता है और धमकी का आरोप केवल एक राजनीतिक नाटक है। जेल में बंद राजनेता मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाने के बाद उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए ओवैसी ने 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनके घर पर गए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि वो परिवार के साथ खड़े हैं। इसके बाद से ही उनको धमकी मिली है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को यह दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला। मेरे को यह दीन मेरे को बादशाह के महलों से नहीं मिला। मेरे को यह दीन मुझे नरम नरम कालीन से चलकर नहीं मिला। मेरे को यह दीन मुझे मिला तो बदर और हुनैन से मिला। यह दीन मुझे मिला तो ओहद से मिला। यह दीन अगर मुझे मिला तो करबला से मिला। इस दीन की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है। जालिमों, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। मार देंगे रे, तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मरूंगा, वक्त है तो बराबर मरूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लु नफ्सु ज़ाइक़तुल मौत। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, मोमिन फना नहीं होता। मोमिन फना नहीं होता। अब कैसे नहीं होता? मौत क्या है? जिंदगी और मौत एक हकीकत है ना? जिंदगी और मौत के दरमियान में खिजाब है। तो एक घर से दूसरे घर को जाएंगे आप, तो फना कैसे हुए? एक घर से दूसरे घर को जा रहे आप और हम, तो फना कहां से हुए? तुम फना हो जाओगे, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी नस्लें फना हो जाएंगी, हम फना नहीं होंगे। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। मुस्तदराक एक हदीस की मशहूर किताब है। उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आखिरत की जिंदगी की तैयारी करो। मोमिन फना नहीं होता, वो एक घर से दूसरे घर को जाता, एक घर से दूसरे घर को जाता है। तो मौत से डरना नहीं है, मगर डरना इस बात से कि मौत के बाद क्या होगा। जब खबर में जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा, जब पूछा जाएगा, जब तुमसे और हमसे पूछा जाएगा। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविरल मलिक जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अविरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये जो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है, क्या लगता है कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, इसमें कोई सच्चाई किसी भी प्रकार की मौजूद नहीं है। इस आरोप में कोई सच्चाई किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लग रही है। और जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये सारा नाटकबाजी है और ये केवल और केवल पब्लिक के बीच लोकप्रियता पाने का एकमात्र इनका कार्य है, जो कि सफल नहीं होगा। ये जनता के मध्य में बिल्कुल भी स्वीकारे नहीं जाएंगे। जनता को सब कुछ मालूम है, जनता इन्हें जानती है और जनता इनकी नस नस से वाकिफ है। जनता को मालूम है कि ये हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का काम करते हैं, दंगे भड़कवाने का कार्य करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ये 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करने वाले लोग हैं, संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, कानून को ना मानने वाले लोग हैं। ये संविधान के अनुसार नहीं चलते, कानून के अनुसार नहीं चलते। और अगर इन्हें धमकी आई है और इस प्रकार की धमकी इन्हें प्राप्त हुई है तो ये सबूत लेकर जाएं और एफआईआर रजिस्टर कराएं, एफआईआर दर्ज कराएं। उसमें क्या आपत्ति है? ये क्यों नहीं करा रहे हैं? जनता के मध्य में इस प्रकार से भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि ये चाहते हैं कि जिसने धमकी दी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो तो ये जाएं और एफआईआर दर्ज कराएं सबूतों के साथ। क्यों ये नहीं जा रहे हैं? जनता के मध्य में भाषण क्यों दे रहे हैं? ये बहुत दुखद बात है और ये एक प्रकार से अपना एजेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश ये कर रहे हैं। इनका प्रोपेगेंडा चलने वाला बिल्कुल नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। ये जनता को बेवकूफ बनाने का, गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल असंभव है। ये सब राष्ट्र विरोधी लोग हैं, राष्ट्र के विरोध में खड़े होने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा बोलने वाले लोग हैं। और ये शाहीन बाग गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले लोग हैं, जेएनयू गैंग का समर्थन करने वाले लोग हैं। सबको मालूम है। जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने भी उन पर निशाना साधा है और कहा है कि हो सकता है कि इनसे सब बहुत ज्यादा डरते हैं और इन्होंने आरोप लगाया है कि ये एक राजनीतिक नाटक भी हो सकता है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये राजनीतिक नाटक है। राजनीतिक नाटक से अधिक ये कुछ भी नहीं है। इसमें कोई सत्यता किसी भी प्रकार की मौजूद नहीं है और जनता जान रही है, जनता समझ रही है। ये जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते इस प्रकार की बयानबाजी करके। और ये दंगे भड़कवाने का हमेशा प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से दंगे भड़के। ये विवादित बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं। लोग तो इनसे डरते हैं, इन्हें कौन धमकी देगा? और जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, इन्हें विकास तो इन्हें कभी सूझता ही नहीं है। विकास के मुद्दे पर तो ये कभी चर्चा करते ही नहीं है। ना ये विकास के मुद्दे पर चर्चा करते, ना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के विषय पर चर्चा करते। ये केवल अपने एजेंडे पर काम करते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करवाना। और ये कांग्रेस की बी टीम है एक प्रकार से एआईएमआईएम। एआईएमआईएम का कोई उद्देश्य नहीं है, इनका डेवलपमेंट का उद्देश्य नहीं है। ये विकास पर कभी चर्चा करते हुए मैंने तो कभी अपने जीवन में नहीं देखे। और जिस प्रकार की ये बात करते हैं, ये केवल और केवल कट्टरता को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। ये गुंडा राज किस प्रकार से बढ़ावा उसको दिया जाए, इसका ये प्रयास करते हैं। ये जनहित की बात नहीं करते, समाज हित की बात नहीं करते, राष्ट्र हित की बात नहीं करते। एक भी भाषण इनका ऐसा नहीं है जिसमें राष्ट्र हित की बात करते हुए नजर आए हो। ये जहर उगलने का केवल और केवल कार्य किया जाता है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी और इनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जाता है। जी, अविरल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।